नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटीआई में मैं राम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अपन पढ़ रहे थे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन देख रहे थे और कनेक्शन बेटा अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके चार प्रकार के कनेक्शन होते हैं: स्टार टू स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। मैंने चारों कनेक्शन को चार ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है इन कनेक्शनों में बेटा मैंने आपको दो कनेक्शन एक्स्ट्रा बताए थे। ओपन डेल्टा कनेक्शन जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में पॉसिबल होता है, और एक टर्सरी कनेक्शन जो स्टार स्टार कनेक्शन में अपन करते हैं। जब अपना ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाता है, अनबैलेंस लोड पे काम करवाना है और आपका स्टार स्टार कनेक्शन है, तो आप टर्सरी वाइंडिंग यूज करके आप उसमें क्या कर सकते हो, आप अनबैलेंस लोड या बैलेंस लोड पर आप काम करवा सकते हो स्टार स्टार कनेक्शन वाले ट्रांसफॉर्मर को। ये बातें बेटा आपको दिमाग में रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। यहां कनेक्शन से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन बातों को आप दिमाग में रखें। प्रॉपरली आप अपना नोट्स रेडी करते रहें और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके जो बुक्स जो आप यूज कर रहे हो उसके बुक्स के क्वेश्चंस जरूर लगाएं। ये बेटा आपका आईटीआई तक ही मैंने कवर नहीं किया है, ये आपके कंपटीशन लेवल का भी बेटा मैं यहां पर लेके चल रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस। तो सबसे पहले अपन आज डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर लॉसेस कि ट्रांसफॉर्मर में आपके लॉस कितने होते हैं, कितने प्रकार के लॉस होते हैं। मैं सब चीजें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेटा। चलो करें स्टार्ट। तो यहां से लिखें ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर लॉसेस मतलब ट्रांसफॉर्मर लॉसेस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर में हानियां। जी ट्रांसफॉर्मर में हानियां कितने प्रकार की होती है सुनना। पहले तो बेटा आप खुद ही बता दोगे कि ट्रांसफॉर्मर को जब डिजाइन कर रहे थे अपन, तो बेटा ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन कर रहे थे तो सबसे पहले अपने को क्या लेके आए थे अपन कि कोर बनाना सीखा था। आपको कोर के बारे में मैंने सब चीजें बताई थी, कितने एमएम की कोर होती है, इंसुलेटेड करके बनाते हैं, किसकी बनाते हैं, है ना, सब चीजें अपन ने देखी। तो कोर है सिलिकॉन स्टील की है। स्टील का मतलब आयरन प्लस कार्बन, मतलब लोहा प्लस कार्बन अगर मिला दें तो स्टील बन जाता है, और उसमें भी सिलिकॉन मिला दो तो सिलिकॉन स्टील बन जाता है, राइट। मतलब जो आप कोर ले रहे हो इसे आप नरम लोहा भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो आप कोर ली, आपने किसकी ली जी, आपको सिलिकॉन स्टील क्या, नरम लोहे की। तो नरम लोहा आया, स्टील वर्ड बेटा एक लोहा ही तो है। तो ये जो कोर है अपनी ये है सिलिकॉन स्टील की। तो आपको किस तरह, हमारी कोर सिलिकॉन स्टील की है, तो आपका लोहा आया। तो पहला लॉसेस कौन सा हो गया, आयरन लॉस। मतलब जो कोर में जो कोर बनी है आपकी लोहे की बनी है तो आयरन लॉस होगा। ओके याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो कोर का डिजाइन किया गया है वो एक सॉफ्ट आयरन तो है यार, सिलिकॉन स्टील क्या एक सॉफ्ट आयरन। आयरन मतलब लोहा, तो कौन सा हो गया, आयरन लॉस होगा। तो कोर में कौन सा लॉसेस, आयरन लॉसेस। तो एक लॉसेस तो कौन सा है, आयरन लॉस। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मर था, इस ट्रांसफॉर्मर में मैंने दो वाइंडिंग की थी। एक बेटा आपकी ये वाइंडिंग हो गई, ये लो, एक वाइंडिंग अपने पास यहां से ये हो गई। तो आपको किस तरह, हमने दो ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग कर दी, ये लो दो वाइंडिंग हो गई। अभी अपने को प्राइमरी सेकेंडरी पता नहीं है, पर ये जो मैंने वाइंडिंग की है, ये मैंने वाइंडिंग की है, कुंडलित किया है इसको, ये बनी किसकी है, तो आप कहोगे सर ये हमारी कॉपर की बनी है। तो ट्रांसफॉर्मर में दूसरा लॉस कौन सा होगा, कॉपर लॉस। तो ट्रांसफॉर्मर में बेटा ओवरऑल आपके दो ही लॉसेस होते हैं, एक तो आपका होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस, क्योंकि वाइंडिंग जो कॉपर की बनी है तो कॉपर लॉस होगा, और आपकी जो कोर है वो सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनी है तो आपका कौन सा लॉस होगा, तो आप कहोगे सर आयरन लॉस। तो यहां से याद रखें कि ट्रांसफॉर्मर में आपके दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, कौन कौन से, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो यहां से लिखें ट्रांसफॉर्मर में लॉस। तो बेटा हेडिंग आपकी क्या है, ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस। तो यहां से मैंने दोबारा हेडिंग डाली ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। तो ट्रांसफॉर्मर में लॉस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो यहां से लिखें कि ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से पढ़ना, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, ध्यान रखना लॉसेस से।
पहला कौन सा? आयरन लॉसेस। कौन सा? आयरन लॉसेस। इसे हिंदी में बोलें तो लोहा हानियां। कहां पर होगी? कोर में होगी। इसे कोर लॉस के नाम से भी अपन जानते हैं, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका कौन सा होता है जी? आप कहोगे सर हमारी वाइंडिंग जो है वो कॉपर की है, तो कॉपर लॉस हो गया। दूसरा आपके पास लॉस कौन सा हो गया? कॉपर लॉस हो गया। कॉपर लॉस को मतलब बोलते हैं ताम्र हानियां। क्या बोलते हैं? ताम्र हानियां। बेटा इसको हिंदी में लिख लें ताम्र हानियां, ओके, क्योंकि मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी वीक है। ताम्र हानियां लिख दें इसको। अब अपने पास दो लॉसेज आ गए। अब अपन क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अपन आयरन लॉस को देखेंगे, बाद में अपन कॉपर लॉस को देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो आयरन लॉस। आयरन लॉस को पढ़ेंगे। अब आयरन लॉस क्या होता है? आपका कोर में होता है। इसे कोर लॉसेस के नाम से भी अपन जानते हैं। क्यों बेटा? आयरन लॉस कहां हो रहा है? तो आपको सर कोर में हो रहा है, तो इसको कोर लॉस के नाम से भी अपन जानते हैं। तो यहां तक आपने नोट किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। तो आगे लिखे, ट्रांसफार्मर में साहब दो लॉस हो गए, आयरन और कॉपर। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आपको कौन से लॉसेस पे? मैं ले चलता हूं आपको आयरन लॉस पे। आयरन लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहां होगा? तो आपको सर ट्रांसफार्मर की कोर में होता है, बिल्कुल। तो यहां से लिख दें ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कोर में होता है इसलिए इसे कोर लॉसेस या कोर लॉसेस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोर लॉसेस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अब मेरे को यूं बताओ जी, आपने प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में बेटा सप्लाई दे दी, आपने मान लिया सप्लाई दे दी है ना, तो आपका बेटा फ्लक्स पैदा होगा। ये माना मैंने, ये फ्लक्स आपका चल रहा है। अलग पेन से फ्लक्स को डिनोट कर लेते हैं, रेड पेन से। तो माना मैंने ये फ्लक्स जो चल रहा है, यहां से जो फ्लक्स पैदा करेगी आपकी एक वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग होगी, वो जिसको आपने सप्लाई से कनेक्ट किया है, वो क्या करेगी? फ्लक्स पैदा करेगी। और ये फ्लक्स इस कोर के माध्यम से आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे यस सर, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा फ्लक्स आएगा। प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेट होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स जाएगा। बिल्कुल बेटा, फ्लक्स जा रहा है। ये फ्लक्स बेटा वापस कहां आ रहा है? प्राइमरी में आ रहा है। मतलब फ्लक्स आपका जो रोटेट कर रहा है वो एक कोर में कर रहा है। और आपको मैंने बताया कि फ्लक्स की वैल्यू ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती है। इसे फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस के नाम से भी अपन जानते हैं, राइट। तो यहां पर जो ये फ्लक्स है, ये आपका जो फ्लक्स बनाया है मैंने रेड पेन से, ये फ्लक्स जो है आपका ये कांस्टेंट है, ये नियत है। फ्लक्स कैसा है? नियत है। कैसा है? फ्लक्स कैसे है? नियत, कांस्टेंट है। तो फ्लक्स नियत है कोर में, और फ्लक्स के कारण ही आपका कौन सा लॉसेस होगा? आयरन लॉस होगा। फ्लक्स आपका कांस्टेंट है और फ्लक्स के कारण ही आपका क्या हो रहा है? आयरन लॉस होता है। तो पहले दूसरी बात लिखना बेटा कि आयरन लॉस कोर में फ्लक्स के कारण होता है, क्योंकि फ्लक्स ही चल रहा है और तो कुछ चल ही नहीं रहा उसमें, है ना। तो फ्लक्स के कारण होता है। अब अपने को पता है कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का मान नियत मतलब स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, नियत रहता है। तो देखो बेटा, आयरन लॉस आपका फ्लक्स पे निर्भर कर रहा है, फ्लक्स आपका नियत है, तो आयरन लॉस भी आपका नियत होता है, रहता है। इसलिए आयरन लॉस भी नियत रहता है। ओके, आयरन लॉस नियत रहता है मतलब लोड पर डिपेंड नहीं करेगा। लोड के अकॉर्डिंग आपका आयरन लॉस नहीं बदलेगा। लोड बढ़ाना घटाना कुछ भी करना, आयरन लॉस उतना का उतना रहेगा। तो यहां से लिख दें कि ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कांस्टेंट नियत होते हैं,
कांस्टेंट का मतलब होता है नियत होते हैं, लोड पर डिपेंड मतलब निर्भर नहीं करते। राइट, जल्दी से नोट करो बेटा इसको। अभी अपने को आयरन लॉस के बारे में पता चला जी। आयरन लॉस फ्लक्स के कारण होता है, कोर में होता है, फ्लक्स स्थिर है आपका, तो आपका आयरन लॉस भी स्थिर होता है, लोड पे डिपेंड नहीं करता है। इतनी सी बातें अपन ने यहाँ पर नोट की है, जल्दी से नोट करें बेटा इसको। और प्रॉपरली अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो यहाँ तक नोट हुआ आपका, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं आगे की ओर। अब अपन बात करते हैं जी आयरन लॉस कितने प्रकार का होता है। आयरन लॉस कितने प्रकार का होता है, तो आयरन लॉस आपका 2 प्रकार का होगा, हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। चलो रफ कर दें इसको, देखिए। अब देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस आपके 2 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और ये अगर आपको लॉसेस का टॉपिक अच्छे से अगर आपको आ गया तो आगे आपका एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, दक्षता की अगर मैं बात करूं, या वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूं, तो बेटा बड़े अच्छे से टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है ना, आगे 2 टॉपिक और बाकी रह गए हैं ट्रांसफॉर्मर के, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। आगे चलते हैं कि आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से डिस्कस करना है। देखो, आयरन लॉस आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो लॉस 2 प्रकार के थे, आयरन और कॉपर। फिर अपन ने आयरन लॉस पढ़ना स्टार्ट किया, कोर में हो रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स जितना बढ़ेगा उतना आपका आयरन लॉस बढ़ेगा। बात करते हैं आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है ट्रांसफॉर्मर में, तो आपका आयरन लॉस भी कांस्टेंट रहता है, लोड पे डिपेंड नहीं करता है। पर आयरन लॉस आपका 2 प्रकार का होता है। देखो बेटा कौन कौन सा 2 प्रकार का आपका आयरन लॉस होता है, तो यहां से लिखें कि आयरन लॉस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला अगर मैं बात करूं, हिस्टेरेसिस लॉस, इंग्लिश में भी इसको हिस्टेरेसिस कहते हैं, हिंदी में भी इसको हिस्टेरेसिस कहते हैं। दूसरा होता है एडी करंट लॉसेस, इसे बोलते हैं भंवर धारा हानि। क्या बोलते हैं? भंवर धारा हानि, हिंदी में याद रखना। तो 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से? हिस्टेरेसिस और आपका एडी करंट लॉसेस। बहुत बार आपको ये चीज़ें मैंने बता दी थी जब मैंने ट्रांसफार्मर की कोर बना रहा था। मैंने बोला था सिलिकॉन स्टील की जो बनाते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, और मैंने वहाँ पर बताया था लॉसेज में मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा। लॉसेज कितने प्रकार के होते हैं? आयरन लॉस आपके 2 प्रकार के होंगे। तो आपको बेटा पहले दिन ही मैंने इनसे इंडिकेट तो कर दिया था कि आगे लॉसेज आने वाले हैं आपके, और 2 प्रकार के होने वाले हैं, और आपको पता भी है, आप जानते भी हो चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, पर बेटा ध्यान से सुनना, कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा आज आपको, कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ से। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो कुछ बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें मिलेगी, हालांकि आपको आता जरूर है ये चीज़ें। ठीक है ना, कंपटीशन वाला बच्चा भी इसको देख सकता है, आईटी चल रही है वो बच्चा भी इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखें, सबसे पहले मैं कौन सा लेता हूँ, तो मैंने ये देखो 1 2 तो मान रखा है, तो इसको ए और बी करो बेटा। सबसे पहले अपन ए देखते हैं। ए मतलब आयरन लॉस में पहला होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब हिस्टेरेसिस लॉसेस क्यों आता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस होता है किस कारण से है वो अपन देखेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है। यहाँ से हेडिंग डाल दें आप हिस्टेरेसिस लॉस। तो ए नंबर मैंने डाला आयरन लॉस में हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस देखना किसके कारण होता है। आपने क्या किया, ये जो आपकी वाइंडिंग है मैंने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ये लो कर दिया आपको। यस सर, आप जब ऐसी सप्लाई से, ट्रांसफार्मर आपका ऐसी सप्लाई पे काम करता है, आप सब जानते हो है ना। तो जैसे अपन ऐसी सप्लाई से इसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसी सप्लाई आपकी साइन वेव में चलती है, राइट। तो आपको यस सर, जब बेटा मैं पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो पहले हाफ साइकिल के कारण जो आपका फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा या फ्लक्स जो बनेगा आपका, वो बेटा कैसे बन रहा है, वो बेटा आपका इस प्रकार से बन रहा है, और इस डायरेक्शन से आपका ऊपर की ओर जा रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में। यस या नो? पहला मैंने हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, पहले मैं हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। ये लो बेटा, इस कारण से आपका फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स की डायरेक्शन आपके ऊपर की तरफ थी, यूं करके आपका रोटेट हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है आपका फ्लक्स। विजुअलाइज हो रहा है, एरो डाल के लिखा दिया। तो जो कोर के चुंबकीय अणु होंगे वो भी इस फ्लक्स की दिशा में चलने स्टार्ट होंगे, इसी दिशा में चुंबकीय अणु आपके क्या करेंगे, इसी दिशा में मैग्नेटाइजिंग होंगे कोर के। अब मैंने बात कर दी कि अगर मैं नेगेटिव साइकिल दे दूं,
अब नेगेटिव साइकिल आ गया। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो अब जो फ्लक्स आपका चलेगा वो कैसे चलेगा, वो जस्ट विपरीत चलेगा। कैसे, अब फ्लक्स ऐसे चलेगा, मतलब अब फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई है। पर ये फ्लक्स कांस्टेंट है, 5 वेबर का प्रोड्यूस हुआ है तो 5 वेबर की रहेगा, 10 वेबर का है तो 10 वेबर का ही रहेगा, ठीक है ना। बस बेटा अब फ्लक्स की डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई, ये इस प्रकार से अपना फ्लक्स चल रहा है। अब वापस बेटा आपने क्या करना है, ये साइन वेव तो ऐसे चलती रहेगी, आगे पॉजिटिव आ गया, वापस क्या करेगा बेटा, आपका फ्लक्स है वो ऊपर की ओर मूव करेगा। तो बेटा कभी तो कोर के जो चुंबकीय अणु हैं कभी तो बेटा इधर क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर आपके क्या हो रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं। वापस फ्लक्स आ जाता है अपोजिट साइड में तो बेचारे नीचे की तरफ होते हैं। तो चुंबकीय अणु बेटा आपके जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर रहा है, साइन वेव के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो साइन वेव के अकॉर्डिंग चल रहा है तो कभी तो फ्लक्स इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है। तो जो कोर के चुंबकीय अणु है उन्हें पता ही नहीं चलता हमें इधर चलना है, हमें इधर चलना है, वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराने के कारण बेटा हीट जनरेट होती है, इस हीट को ही क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। समझ में आया कैसे, आपके अल्टरनेटिंग करंट के कारण आपका जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स पैदा होगा वो भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब प्रत्यावर्ती धारा जैसा ही होगा। अब प्रत्यावर्ती धारा के जैसा होने के कारण आपकी कोर कभी तो एक तरफ मैग्नेटाइजिंग हो रही है, फिर दूसरी तरफ मैग्नेटाइजिंग हो रही है, बार बार ये प्रोसेस चलता रहा। तो चुंबकीय अणु जो होते हैं आपके कोर में वो कभी तो बेचारे इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, तो आपस में क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। टकराने के कारण जो आपकी हीट जनरेट होती है वही आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है। चलो बेटा समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख दें इसके बारे में कि हिस्टैरिसीस लॉस आपका क्या होता है। तो लिखें हिस्टैरिसीस लॉस प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ से लिखें हिस्टैरिसीस लॉस प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है। ओके, अब कैसे उत्पन्न होता है इसको चीज को और लिख लेते हैं, एरो डाल के लिखना कि प्रत्यावर्ती धारा के हाफ साइकिल के लिए चुंबकीय अणु एक दिशा में गतिमान होते हैं तथा दूसरे हाफ साइकिल में चुंबकीय अणु दूसरी तरफ गतिमान होते हैं। अभी बताया मैंने आपको, होते हैं। पहले हाफ साइकिल के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दूसरी नेगेटिव साइकिल के लिए नीचे की ओर आ रहे हैं, तो आपस में विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं, जिससे ये चुंबकीय अणु आपस में टकराते हैं और एक हीट उत्पन्न करते हैं, मतलब ऊष्मा, और टकराते हैं और एक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इस ऊष्मा को ही या हीट को ही हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। आया समझ में? सिंपल है, जल्दी से नोट करो बेटा, आगे और चलते हैं। कुछ अच्छी चीजें मिलेगी बेटा, जल्दी से नोट करते रहें आगे।
आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं आपका कि हिस्टैरिसीस लॉस तो अपन ने देख लिया। जल्दी से नोट करें बेटा इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में। कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो मैं बेटा वो दोबारा ले लूँगा। अब आता है हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड किस पे करता है, वो देख लेते हैं। चलें रफ करते हैं इसको। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो आपको देखना है हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला। तो हिस्टैरिसीस लॉस को बेटा मैंने लिखा WH से, WH से। हिस्टैरिसीस लॉस को किससे लिखा मैंने? WH से, ठीक है ना। और ये डिपेंड किस पे करता है बेटा आपका, वो देखना है। ये डिपेंड करता है आपका नीटा इंटू फ्लक्स घनत्व की पावर 1.6 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू आपका वॉल्यूम, जिसका आपका कोर का आयतन पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हिस्टैरिसीस लॉसेस का। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नीटा जो होता है ये होता है हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, जिसकी सिलिकॉन के लिए मान, सिलिकॉन के लिए मान इसका, सिलिकॉन स्टील के लिए इसका मान 191 होता है। कितना होता है? 191 होता है। ये आपका कांस्टेंट है। बी क्या होता है बेटा? बी होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ क्या होता है? आवर्ती। वी क्या होता है? कोर का आयतन। बहुत बार तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा गया है कि हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको याद रखना है, फंडामेंटल वैल्यू बेटा, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलते हैं आगे। आपसे अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को मतलब 2 गुना कर दिया जाए, तो हिस्टैरिसीस लॉस कितना होगा? तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है हिस्टैरिसीस लॉस के। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ती है, 2 गुना हुई है, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी आपका 2 गुना होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, जल्दी से नोट करें इसको। आगे की ओर मूव करते हैं, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें। तो यहाँ से मैं चलो एक क्वेश्चन लिखवा ही देता हूँ आपको, या फिर मैं नोट करके लिखवा देता हूँ। एक क्वेश्चन लिख दो बेटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। देखो ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी का मान दुगना कर दिया जाए तो हिस्टैरिसीस लॉस होंगे। कितने होंगे? हिस्टैरिसीस लॉस कितने होंगे? तो आपको पता है कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। WH किसके प्रोपोर्शनल? फ्रीक्वेंसी के। तो WH फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, आप जानते हो, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो 2 गुना, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कितना गुना बढ़ेगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। ये बातें ऐसे नॉर्मल याद रखना है, ठीक है ना। चलें आगे। आगे देखते हैं अपन कोर लॉस कि कोर लॉस क्या होता है। हो गया, रफ कर दें बेटा इसको। अब देखो कोर लॉस क्या होता है। तो आयरन लॉस में पहला पढ़ा अपन ने हिस्टैरिसीस लॉस। अभी एक चीज़ हो रह गई बेटा कि लॉस तो पढ़ लिया, पर निवारण कैसे करेंगे तो छूट रहा है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम कैसे किया जा सकता है, निवारण इसका हिस्टैरिसीस लॉस कम करने का। तो यहाँ से इसको नोट करके लिखें बेटा। और आपको जानते भी हो कि हिस्टैरिसीस लॉस को अगर कम करना है तो कोर को सिलिकॉन स्टील की बनाओ, तभी जाके आपका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखें कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए कोर में
सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। ओके, इसीलिए नीचे दें, इसीलिए एक्समर मतलब ट्रांसफॉर्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की होती है कि आपका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। ओके, जल्दी से नोट करें, आगे चलते हैं एडी करंट लॉस पे। जी, आपका एडी करंट लॉस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ओके, हो गया नोट? समझ में आ रहा है बेटा? प्रॉपरली मज़ा आ रहा होगा क्लास लेने में यार। बहुत चीज़ें आपको अलग ही हटके पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है ना? बस आप नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें कि अगर आपको क्लास कैसे लगी है। ओके, तो चलते हैं आगे। आगे आप हेडिंग डालो 2 नंबर, आयरन लॉस में कौन सा, भंवरधारा हानि या फिर एडी करंट लॉस। तो मैंने बी नंबर लिखा, आपका आयरन लॉस का पॉइंट है ये भी, एडी करंट लॉसेज या फिर इसे बोलते हैं भंवरधारा हानि। अब ये भंवरधारा हानि किस कारण से आती है? अब सुनो, जैसे आपका ये जो वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, मतलब इधर से अपने सप्लाई दी थी ना, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। एक बार एज्यूम क्या है, इधर अपने लोड लगा रखा है, लोड लगा दो बेटा, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये इधर सप्लाई देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग है ना? सेकेंडरी वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग दोनों में से किसी की बात करें तो ये क्या कर रही है, मेन फ्लक्स को कट कर रही है। ये देखो, ये फ्लक्स जो आ रहा है, इस फ्लक्स को ये वाइंडिंग क्या कर रही है, कट कर रही है। तो फैराडे नियम के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्या पैदा हो जाता है, एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। किसके कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। और यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन के कारण आपका एक ईवन पैदा हो जाता है कि इस वाइंडिंग ने खुद ने फ्लक्स जनरेट किया, खुद ने कट किया, तो आपका सेल्फ इंडक्शन के कारण ईएमएफ पैदा हो गया। अपन ने चीज़ें पहले देख रखी है, अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह देखो तो मैंने ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताई है, जानते भी होंगे कि E1 जो होता है सेल्फ इंडक्शन के कारण मतलब स्वप्रेरण के कारण होता है, और आपका E2 जो पैदा होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है। अपन जानते हैं ये चीज़ें, जानते हो, क्योंकि फ्लक्स कट कर रहा है वाइंडिंग, है ना? अब मेरे को ये बताओ, जैसे जब मेन वाइंडिंग फ्लक्स कट कर रही है, उसी प्रकार क्या कर जाती है, आपकी जो कोर है ये भी फ्लक्स को कट कर जाती है। कोर भी क्या कर गई, इस फ्लक्स को कट कर गई। तो कोर कट कर गई बेटा, कोर में भी आपका एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिस कारण से आपकी एक धारा प्रवाहित हो जाती है कोर में, उसे ही एडी करंट लॉस कहते हैं। समझ में आया कि मेन वाइंडिंग की तरह कोर भी फ्लक्स को कट कर जाती है, कट करने के कारण आपका कोर में भी एक ईएमएफ पैदा होता है, जिससे आपकी एक करंट फ्लो होती है। कौन सी, आपकी एडी करंट फ्लो होती है। इसे ही आप एडी करंट लॉस या एडी करंट धारा कहते हैं। ओके, तो यहाँ से आप नोट करें बेटा, सिंपल चीज़ है, कोई हार्ड नहीं है, बस समझने का तरीका चाहिए आपको, ठीक है ना? तो जल्दी से नोट करें इसको, एरो डाल के। ट्रांसफॉर्मर में बेटा ये अगर लॉसेज आपने यहाँ पर पढ़ लिए ना, आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही लॉस आएंगे। एक ही लॉस ज़्यादा होगा, घर्षण लॉसेज वहाँ पर, ठीक है ना? बात करें आगे, अल्टरनेटर में भी यही लॉस रहने वाले हैं, सिंक्रोनस मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, आपके डीसी मशीन में, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर में, लॉसेस तो कॉमन रहने वाले हैं। कॉमन टॉपिक है बेटा ये, अब कॉमन टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को भी याद कर लो बेटा, बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको यार। तो यहाँ से लिखें, ट्रांसफॉर्मर में मेन वाइंडिंग की तरह कोर भी फ्लक्स को कट करके ईएमएफ पैदा कर लेती है, जिस कारण ट्रांसफॉर्मर के कोर में एक
धारा प्रवाहित होती है जिसे एडी करंट धारा कहते हैं, और इस धारा के कारण ट्रांसफॉर्मर की कोर में लिखें, ट्रांसफॉर्मर की कोर में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे एडी करंट लॉस कहते हैं। ये लो बेटा, एडी करंट लॉस किसे कहते हैं आपको बता दिया है। जल्दी से इसको नोट करें, आगे की ओर मूव करते हैं अपन। आगे देखें एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है। चलें आगे। तो एडी करंट का फॉर्मूला देखना, एडी करंट है, एडी तो ई आ रहा है एडी में, तो डब्ल्यू ई से इसको अपन डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, डब्ल्यू ई बराबर लैम्डा बी मैक्स, मतलब बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स करना, तो लैम्डा क्या है, एडी कांस्टेंट, इनटू एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इनटू टी आपकी मोटाई कितनी है कोर की, इनटू वी वॉल्यूम, कोर का वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। ओके, जल्दी से आप नोट करें, यहाँ तक आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला आपका हो गया एडी करंट लॉस का, हो गया। इस फॉर्मूले को याद रखना। अभी अपन टर्म देख लेते हैं कि लैम्डा क्या है आपका, तो लैम्डा है एडी करंट कांस्टेंट, मतलब नियतांक। वी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ क्या है, आवृत्ति। टी क्या है, कोर की मोटाई। वी क्या है, कोर का आयतन। लो बेटा, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो एडी करंट लॉस कितना होगा, जी एफ स्क्वायर है, डबल मतलब दुगुना फ्रीक्वेंसी कर रहे हो तो एडी करंट लॉस 4 गुना हो जाएंगे, स्क्वायर में बढ़ते हैं, ठीक है ना, याद रखना है ऐसे। और हिस्टैरिसीस लॉस ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनली होता है। चलो जल्दी से नोट करें, अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास एडी करंट लॉस पता चल गया कि कैसे होता है। अब एडी करंट लॉस को कम करना होगा, तो कम करने के लिए आपको टी मोटाई कम करनी पड़ेगी कोर की। तो मोटाई कम करने के लिए बेटा पतली पतली बारीक बारीक पत्तियों से अगर कोर को इंसुलेटेड करके बनाते हैं, जिससे आपका एडी करंट लॉस कम हो जाता है। चलो जल्दी से नोट करें, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया नोट, आगे देखिए। लिखो बेटा, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए यहाँ से नोट डाल के लिखना बेटा। और आप सभी जानते हो, मैंने बता रखा है पहले दिन भी, कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को बारीक पत्तियों से या पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाया जाता है। ओके, इस चीज़ को नोट करें कि अगर आपको हिस्टैरिसीस लॉस कम करना था तो आप सिलिकॉन स्टील यूज़ कर रहे थे, सिलिकॉन की मात्रा मिला रहे थे। अगर आपको एडी करंट लॉस कम करना है तो बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेट करके आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका एडी करंट लॉस कम हो सकता है। जल्दी से नोट करें, आगे चलते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें
कि यार ये जो आयरन लॉस है इसे किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके हजारों बार पेपर में पूछ चुका है। ओपन टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस। आज अपन कंप्लीट करेंगे आयरन लॉस के बारे में, ओपन सर्किट टेस्ट भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट करें बेटा, आगे चलते हैं अपन। हटा दें यहाँ से, आगे देखें। प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें बेटा, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। सभी लोगों का फ़ायदा जरूर होना चाहिए यार, ठीक है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, eng.ramtak@gmail.com, ठीक है ना। ये मेरी आईडी है, इस पर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन मेल कर सकते हो। नहीं तो बेटा कमेंट सेक्शन आपके पास में है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। चलें आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आयरन लॉस को अपने को ज्ञात करना है। ट्रांसफार्मर में अगर आयरन लॉस को ज्ञात करना है तो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से लिखें, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस, मतलब हिस्टैरिसीस और एडी दोनों, आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। अब देखते हैं अपन ओपन सर्किट टेस्ट आपका क्या होता है, ये देखेंगे, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर अपन देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, तो बेटा हटा दें इसको, हो गया होगा। ओपन सर्किट टेस्ट याद करते हैं आयरन लॉस याद करने के लिए, ठीक है ना। तो अब बेटा हेडिंग डालें आप, ओपन सर्किट टेस्ट। बाद में अपन पढ़ेंगे आयरन कॉपर लॉस, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? आयरन लॉस याद करने के लिए। किसके लिए? आयरन लॉस याद करने के लिए। इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती है, आप जानते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी भूल जाना, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज याद रखना, क्योंकि जिधर आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी वो हाई वोल्टेज है, जिधर आपकी वोल्टेज कम होगी वो लो वोल्टेज है ना। तो ट्रांसफार्मर में याद रखना, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो आपको याद रखना है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है, और दूसरी बात याद रखें, ओपन सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है। ये दो बातें याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओपन सर्किट टेस्ट में। अभी मैं ओपन सर्किट टेस्ट बनाऊंगा आपके लिए, समझाऊंगा मैं सब चीज़ें कि कैसे आपका आयरन लॉस कैलकुलेट करता है। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक ट्रांसफार्मर लेना अपने को। ये बेटा मैंने एक ट्रांसफार्मर ले लिया, ये आपकी ट्रांसफार्मर की कोर है। ओके, डबल बना लेते हैं, बारीक बारीक पत्तियों से इंसुलेटेड करके बनानी है ताकि आपका एडी करंट लॉस कम हो जाए। सिलिकॉन स्टील की बना रहे हैं ताकि आपका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। हो गया होगा, ये लो हो गया। इस पे अपन वाइंडिंग करते हैं। देखो बेटा सुनना, अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, हाई वोल्टेज कौन सी होती है, लो वोल्टेज कौन सी होती है। अब मैं आपसे बेटा यूँ पूछूं, बताओ नंबर ऑफ टर्न कौन सी वाइंडिंग में ज़्यादा है? आप यूँ कह सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए सेकेंडरी कौन से प्राइमरी कौन से, नहीं बता सकते ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कौन से सेकेंडरी कौन सी। अभी जिधर अपन ने लोड नहीं लगाया अभी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, पर आप इस ट्रांसफार्मर को देख के यूँ कह सकते हो सर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। तो जहाँ नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी। वो कौन सी होगी? अभी ये कौन सी वाइंडिंग आपकी? हाई वोल्टेज
वाइंडिंग। ओके, आपको मैं कहूँ इधर क्या है, आप इधर को सर नंबर ऑफ टर्न कम है, कम नंबर ऑफ टर्न है, तो बेटा ये हो गई आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। अपने कौन सा टेस्ट करना है, तो आपको पता है ओपन सर्किट टेस्ट करना है, और ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करना है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन रखना है, खुला रखना है। क्या करना है, ओपन सर्किट रखना है, किसको, आपके हाई वोल्टेज वाइंडिंग को। तो अगर मैं इस वाइंडिंग को क्या कर दूं, ओपन रख दूं, और मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या कर देता हूं, सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैं सप्लाई से कनेक्ट करता हूं। तो देखो बेटा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपने नोट कर ली होगी। अभी अपन यही चीज़ें क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो देखें, करें स्टार्ट, चलो कर देना फिर इसको। देखिए अब सप्लाई से कनेक्ट किसको करना है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को। तो बेटा देखिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को अपन ने कनेक्ट करते हैं। सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है। बातें कौन सी, कि बेटा इसमें एक तो वोल्ट मीटर लगाना है जो आपका वोल्टेज मेजर करेगा, ये लो, और आपका एक लगाना है एमीटर जो अपना करंट को मेजर करेगा, और एक लगाना है आपको वाट मीटर। वाट मीटर क्या करेगा, आपका आयरन लॉस को मेजर करेगा। तो मैंने यहाँ पर वाट मीटर लगाया है। वाट मीटर में प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है इसे करंट कॉइल कहते हैं, और यहाँ से जो बेटा सेकेंडरी कॉइल जो यूज़ कर रहे हैं, अलग पेन से बना देते हैं, जो आपकी समांतर में जो वाइंडिंग जुड़ती है वाट मीटर के, वो होती है पोटेंशियल कॉइल या मूविंग कॉइल के नाम से अपन जानते हैं। ये लो, अपन ने यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग लगा दी, मूविंग कॉइल लगा दी। अब ये जो आपका क्या बन गया, वाट मीटर। क्या बन गया, वाट मीटर। और आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये बेटा आपका ए होता है एमीटर। वी क्या दिखाता है, वोल्ट मीटर। हो गया यहाँ तक। इसको अपने को क्या करना है, सप्लाई से कनेक्ट करना है। सप्लाई के लिए मैं लेके आता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर, आपको पढ़ा रखा है ना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक ऑटो ट्रांसफार्मर को ऐड करना है। तो एक मात्र ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है वो होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ये लो बेटा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ से आपको क्या करनी है, सप्लाई देनी है। यहाँ से क्या करनी है, आपको सप्लाई देनी है। कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई। अब देखो बेटा ये जो वायर है ये तो बेटा यहाँ आके जुड़ गया, और ये वाइंडिंग यहाँ पर आके इसको कनेक्ट कर दिया टेपिंग से। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर आपका, तो आप कहोगे सर ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। हो गया। अब बेटा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये व्यवस्था आपने बनाई, ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट अपन कर रहे हैं, ये आयरन लॉस याद करने के लिए है। सेकेंडरी में कोई भी वोल्टेज नहीं है, आपकी ओपन है। सेकेंडरी वाइंडिंग आप कह सकते हो, आप सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना, क्यों इधर अपने सप्लाई जोड़ दिया तो इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है। पहले सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं थी, पहले ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग मानते थे इसको, और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। लो वोल्टेज वाइंडिंग अपन ने क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपन ने ओपन रख दिया है। हो गया। आप जैसी सप्लाई दोगे तो वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग ओपन है तो बेटा करंट फ्लो होगी क्या इसमें से, तो आप कहोगे नहीं होगी सर, नहीं होगी। और बेटा इसमें जो आपकी नो लोड करंट चलती है वो होती है 4 से 5% होती है फुल लोड करंट की। अगर फुल लोड करंट आपकी 100 एम्पियर है तो नो लोड करंट आपकी 4 एम्पियर या 5 एम्पियर हो सकती है। अब 4 एम्पियर और 5 एम्पियर कैसे हो सकती है वो सुनना, कि बेटा यहाँ से जो कोई करंट चलेगी वो चलेगी नो लोड करंट। कौन सी चलेगी, नो लोड करंट। और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज दे रहे हो ये मैंने माना V1 दे रहे हो, ये वोल्टेज आपका प्रॉपरली यहाँ पर पहुँचेगा, मतलब इस वाइंडिंग पर वोल्टेज कितना आएगा, V1 आएगा। वोल्ट मीटर कितना रीडिंग करेगा, आपका V1 करेगा। और आई नोड आपकी करंट चल रही है, ए मीटर कितनी करंट रीडिंग नोट करेगा, तो आपको आई नोट करेगा। मैं अगर पूछूं कि इस सर्किट में पावर कितनी होगी, तो वो पावर कौन बताएगा, वाट मीटर। वाट मीटर पावर बताएगा नहीं बताएगा, तो आपको ये सर जो हमारा वाट मीटर है ये हमें पावर बताएगा। तो वाट मीटर पावर कितनी बताएगा, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला, रियल पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि VI cos phi होता है ना। तो वाट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, वोल्टेज कितना चल रहा है, आपको कि सर V1 वोल्टेज चल रहा है नो लोड में,
करंट कितनी चल रही है, नो लोड करंट चल रही है, इसे बोलते हैं नो लोड करंट। क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। कितनी होती है फुल लोड करंट की, 4 से 5% होती है, 4 से 5% होती है। तो V1 I नोड क्या हो गया आपका, cos फाई हो गया। ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये जो वाट मीटर की रीडिंग आएगी यही आपका आयरन लॉस होगा। तो इसको नोट करके लिख दें कि वाट मीटर की रीडिंग, वाट मीटर की रीडिंग ही आयरन लॉस को बताएगी। जितनी आपकी रीडिंग आएगी उतनी ही आपकी क्या होने वाली है, वाट मीटर की रीडिंग होने वाली है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। चलें आगे मैं बात करूं कि इससे क्या आप एक आयरन लॉस याद कर सकते हो या और कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, इसमें अपन को नो लोड पर पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो किससे, ओपन सर्किट टेस्ट से। तो पहला तो अपन ने क्या कर दिया, आयरन लॉस याद कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम, नो लोड पर पावर फैक्टर याद कर सकते हैं। तो आपको सर नो लोड पावर फैक्टर कैसे याद करेंगे, तो आप जानते हो कि पावर बराबर, अभी जो वाट मीटर आपका पावर कैलकुलेट करता है, शक्ति कैलकुलेट करता है, और जो लॉसेज होते हैं उसकी यूनिट वाट होती है, याद रखना क्या होती है, वाट होती है। लॉस की यूनिट क्या होती है आपकी, वाट होती है। यहाँ पर आप नोट करके जरूर लिख दें कि जितने भी लॉस है, लॉस की यूनिट वाट होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, होती है, क्योंकि पावर ही तो है एक प्रकार की। तो पावर अपने पास जो निकल के आई थी वो V1 I नोड cos फाई है। ये cos फाई क्या है आपका, पावर फैक्टर है। तो cos फाई इक्वल क्या हो जाएगा, पावर बटा VI I नोड। अब मैंने माना कि जो पावर है ये WI वाट मीटर आपका मेजर कर रहा है, आयरन लॉस मेजर कर रहा है। तो cos फाई इक्वल क्या हो जाएगा आपका, नो लोड पर आपका पावर फैक्टर WI अपॉन VI I नोड होता है। तो पावर फैक्टर भी डिनोट कर लिया। इसके द्वारा आप रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, वाइंडिंग का रिएक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो नो लोड से। बताते हैं कैसे करते हैं, पहले यहाँ तक आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखें। अभी अपने को क्या करना है, आप एक चीज़ जानते होंगे सारे, इस जल्दी से बेटा इसका डायग्राम बनाएं, अच्छे से डायग्राम बनाना ये। अब देखो मेरे को एक चीज़ पता है कि मैंने आपको नो लोड ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो बेटा उसको दोबारा पढ़ना, ये टॉपिक देखने से पहले और उसको जरूर देखना। रीज़न पता है क्या है, कि आपको पता है नो लोड ट्रांसफार्मर होता है, तो नो लोड ट्रांसफार्मर में आपकी एक नो लोड करंट चलती है जिसके 2 घटक होते हैं, होते हैं नहीं होते, आपको पढ़ा रखा है। तो अगर आपको याद हो तो देखें, ये मेरी एक ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये मेरे ट्रांसफार्मर की एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने ओपन रख रखा है। ये लो बेटा, ये ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ बना लिया। आपको पता है जैसे ही आप क्या करोगे, ओपन रखोगे लो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और यहाँ से आपने करंट दे दी, तो यहाँ से जो करंट चलेगी वो नो लोड करंट चलेगी। ये नो लोड करंट है, और इस करंट के 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एक्टिव कंपोनेंट और एक होता है रिएक्टिव कंपोनेंट। आप कहोगे यस सर 2 घटक होते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जो ये आई नोड करंट है, ये आई नोड करंट है, 2 भागों में टूटती है, एक तो टूटती है आई ओमेगा में और एक टूटती है आई एम में या आई म्यू में। आपकी किताब में म्यू लिख रखा हो तो बेटा म्यू कर लेना, आई म्यू, या फिर ऐसे मैग्नेटाइजिंग करंट होती है। अब आई ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है वो देखें, तो आई ओमेगा बराबर होता है आई नोड कॉस फाई। तो यहाँ से अगर मेरे को क्या करना हो, आई नोड का मान निकालना हो तो भी अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को मैग्नेटाइजिंग करंट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, आई नोड साइन फाई। ये लो, अब मैं बात करूं कि मेरे को नो लोड कितनी आ रही है, ये मेरे को चेक करना है। तो नो लोड करंट कितनी होगी, आई नोड इक्वल क्या हो जाएगी आपकी, आई ओमेगा प्लस आई म्यू का स्क्वायर और रूट लगा दो। ये नो लोड करंट भी आप इससे फाइंड कर सकते हो इस टेस्ट के द्वारा। इस टेस्ट के द्वारा आप मैग्नेटाइजिंग करंट भी फाइंड कर सकते हो, आप एक्टिव कंपोनेंट के करंट भी फाइंड कर सकते हो। ओके,
तो इस लोड के द्वारा अपने बहुत सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेनली जो ये टेस्ट किया जाता है वो आपका आयरन लॉस याद करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो बेटा ये नोट करें और अपन मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, कॉपर लॉस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।